बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। देखो रोरे मन सोचत होगा कि आज ये मनोज वर्मा मास्क पिंध कर कहा अलग इकर तो भाखा सुनाबे नहीं करी, लेकिन रोरे मन से परमिशन लेवा थी कि एखन मास्क उतराए देवा थी और रोरे मन से बातचीत कर बाद इके दोहरा के पिंधब है नहीं, तो सेल है मास्क के उतराए देवा थी। और रोरे मन से को विनती है आरजू है कि जैसे कोरोना बढ़त है, तीसरा लहर बहुत चरम सीमा पर बढ़त है, रोरे मन आपन और अपन छवो मन के बहुत विशेष ध्यान दो, बहुत ख्याल रखू और मास्क जरूर पिंधे के है। मास्क छवो मन के पिंधाओ, अपने भी पिंधू और साबुन सैनिटाइजर से हाथ के जरूर धोवो और सोशल डिस्टेंसिंग कर मतलब कहत ही कि जो सामाजिक दूरी है उके बनाए के बरकरार जरूर रखना है। इकर से कोरोना कम हुई ख़त्म हुई से रोमन आपन और अपन छुआ मन कर विशेष ध्यान दे। और हम अपन कार्यक्रम के किसान भाई बहन मन आगे बढ़ाती और कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे चलू रोमन के हमेशा कर तरह आजो कृषि समाचार दिखाई देवा थी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जल संकट से निपटने के लिए बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय। सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। आज देश के लगभग 255 जिले पानी की कमी का दंश झेल रहे हैं। इस जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया है। जल शक्ति मंत्रालय वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल स्तर के सुधार, नदियों के संरक्षण, पेयजल संकट से निपटने, कृषि सिंचाई के लिए अधिक बेहतर उपयोग इत्यादि के लिए कार्य कर रही है, ताकि आने वाले समय में देश को पानी का संकट न झेलना पड़े। सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर।
आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। यह है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो रोरेमन कृषि समाचार में देखली कि तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी जैसे ओकर तकनीक हो गल, बिहन हो गल, उपचार हो गल, इकर बारे में जानकारी मिललक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है।
पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार रौरेमन के फिर से स्वागत है। तो अब अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है गर्मा मक्का कर खेती और प्रभेद कर चुनाव कर बारे में। ये तो बहुत ज़रूरी है कि गर्मा मक्का कर अगर खेती करत ही तो कर चुनाव करना बहुत ज़रूरी है ना। उकर बिहन कर बारे में, उकर सिंचाई कर बारे में, तो ये सब अगर जानकारी रहे के चाहे विस्तार से, तो चलू हम सीधे चला थी हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी ले लेवा थी। धान की रोपनी से पहले गर्मा मक्का पककर तैयार हो जाती है और किसान मक्का को काटकर अपने खेतों में धान की खेती भी कर सकते हैं। चूंकि मक्का एक ग्रीष्मकालीन फसल है और सभी अवस्थाओं में तापमान लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होने चाहिए, ऐसे में पकते समय गर्म और शुष्क वातावरण उपयुक्त होता है। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मा मक्का की खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ में प्रभेद का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखें। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अगर गर्मा मक्का की खेती हमारे किसान भाई करना चाहें तो उसके लिए किस प्रकार से खेतों की तैयारी करेंगे। जो किसान भाई गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि जो किसान गर्मा मक्का ले रहे हैं उनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर उनके पास सिंचाई की सुविधा है तभी वो गर्मा मक्का की खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गर्मा मक्का की खेती के समय बुआई का समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जैसे ही अभी ठंडे का समय ख़त्म होता है, हम लोग जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में या 15 फरवरी तक गर्मा मक्का की बुआई कर देनी चाहिए। 15 फरवरी तक बुआई कर देने से फ़ायदा ये होता है, अगर उससे देर करने पे कई बार ऐसा होता है कि जब नर मंजरी आती है उसके बाद जो उसमें मूछ आती है उसके बीच में अंतराल 3 से 4 दिन का होता है। लेकिन अगर पानी की कमी हुई तो पानी की कमी के कारण या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो नर मंजरी में जो पॉलन होते हैं वो ड्राई कर जाते हैं और उसके कारण उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण भुट्टे में दाने नहीं बैठ पाते हैं। गर्मा मक्का की फसल आमतौर पर उपजाऊ दोमट मिट्टी में की जाती है और इसमें पानी का निकास उत्तम होने चाहिए। साथ ही जीवांश काफ़ी मात्रा में पाया जाना चाहिए ताकि खेती के लिए ये काफ़ी अच्छी हो। पीएच मान की जहाँ तक बात करें तो ये 6 से 7 तक होने चाहिए। 15 फरवरी के बाद अगर वो बुआई करते हैं तो ये समस्या आ सकती है उनके पास, क्योंकि उस समय में गर्मी के मौसम में जब उनका 50 दिन के बाद नरमंजरी निकलता है तो उस समय दाने फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और दाना कम बैठेगा। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अभी ही खेत की तैयारी वो चालू कर दें। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों को कम से कम 2 जुताई करके खेत में पाटा लगा देना चाहिए और खेत के चारों ओर, चूँकि इस मौसम में कई बार ऐसा होता है कि तूफान और बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, तो अगर मक्का जितना पानी के लिए सेंसिटिव है, जितना पानी की आवश्यकता है, अगर पानी का जल जमाव हो जाता है तो उसके कारण भी किसी भी अवस्था में अगर पानी का जल जमाव हो जाता है तो उसके कारण उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो इसलिए खेत के चारों ओर किसान भाइयों को ड्रेनेज चैनल ज़रूर निकाल देना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा वर्षा होने पे पानी को आसानी पूर्वक खेत से बाहर निकाला जा सके। खरीफ की फसल के लिए बुआई जून के द्वितीय पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक और वर्षा आधारित द्विफसली खेती के लिए बुआई जून में खरीफ और नवंबर माह में रबी फसल की बुआई की जाती है। जायद फसल के लिए बुआई का समय जनवरी से मार्च का होता है। मतलब साफ है कि गेहूं की कटनी का कार्य समाप्त होने के बाद गर्मा मक्का की खेती की जाती है। गेहूं की फसल की कटाई करने के साथ साथ खाली हो रहे
खेतों में गर्मा मक्का लगाने का काम भी प्रारंभ हो जाता है। अभी हम लोग कुछ हाइब्रिड वैरायटी भी जो हमारी डेवलप है पाइपलाइन में, और उसको फार्मर के फील्ड पे प्रमोट कर रहे हैं, और वो वैरायटी जल्दी अगर रिलीज़ होती है तो किसानों को उपलब्ध होंगी, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप हो चुकी हैं। और इसके अलावा मालवी मक्का 2 जो बनारस की किस्म है, वो मध्यम अवधि की बहुत बढ़िया किस्म है, उसको किसान भाई ले सकते हैं। या HQPM 5 और HQPM 1 ये दोनों किस्में करनाल द्वारा विकसित हैं। इन किस्मों का वो प्रयोग कर सकते हैं। इनमें इनको क्वालिटी प्रोटीन मेज में रखा गया है, तो अगर किसान भाई अपने खाते हैं या अपने जानवरों को इसके दाने को खिलाते हैं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल जो किस्म है उससे ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफान और लाइसिन नामक 2 अमीनो एसिड की मात्रा नॉर्मल मेज की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर जानवर या हम उसको खा रहे हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इन किस्मों का किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। खेतों की तैयारी में पहली गहरी जुताई के बाद देसी हल से 2 से 3 बार जुताई करने से खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। अंतिम जुलाई के समय 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। खेत की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले खेत में कम से कम 2 बार जुताई करके और खेत में पाटा लगा दे। और पाटा लगाने के बाद किसान भाइयों को कभी भी, जैसे इस मौसम में त्वरित वर्षा होती है जिसके कारण खेत में जल जमाव हो सकता है, तो मक्के की फसल को बचाने के लिए चारों ओर किसान भाइयों को ड्रेनेज चैनल जरूर निकाल देना चाहिए। साथ में किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि 5 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिले तो उसको भी जोताई के समय खेत में प्रयोग कर लें। 15 दिन पहले इसका प्रयोग करना चाहिए, ताकि उनको अच्छी पौधेवार की वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो बताओ, अब रौरेमान के जानकारी मिल गलक, पता लग गया कि गर्मा मक्का कर खेती करके है, तो जो विशेषज्ञ साहब बतलाएं वह हिसाब से करे के है। और अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। समन्वित कृषि प्रणाली द्वारा किसानों को फायदा, भाई समन्वित खेती प्रणाली द्वारा किसान मन के फायदा होवेला और जरूर होवी, इके बहुत जन करत हैं और करवाएँ। इकर बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देवा थी कि जे भाई अब बहन मन ई खेती बाड़ी से जुड़ल हैं, उमन के मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन के साथ साथ फल फूल कर भी खेती करे के चाहिए। इकर से का हुई कि समय उतरे लागी, मकिल आमदनी थोड़ा बढ़ जाए, है नहीं। तो इस सबकर बारे में अगर जानकारी चाहिए तो चलो हम चला थी, हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी ले लेवा थी, वो और विस्तार से बतावें कि कैसे कैसे का करे के है, कब कब का करे के है कि नहीं। किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली एक ऐसा कृषि प्रणाली है जिसमें कम कृषि भूमि और कम लागत में अधिक से अधिक संसाधन का प्रयोग करके अधिक से अधिक कमाई कर ले सकते हैं। इस प्रणाली में जो है कृषि के 2 घटकों को इस तरह से समायोजित किया जाता है या समन्वित किया जाता है कि एक घटक के समायोजन से जो है दूसरे घटक के लागत में कमी आए और उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे किसानों को सालों भर आमदनी मिलता रहे। इसीलिए इस प्रणाली को कहा जाता है समन्वित कृषि प्रणाली या समेकित कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या IFS मॉडल कहते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप इस विधि से जो है आप फसल उत्पादन भी कर सकते हैं, आप जो है फल उत्पादन भी कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं और बकरी पालन। इन सारों को एक साथ समावेश करके जो है आप जो है इस प्रणाली से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक जैसे आप फसल उत्पादन कर रहे हैं और प्राकृतिक आपदा की वजह से या अतिवृष्टि हो गया या ओलावृष्टि हो गया, तो अगर फसल नुकसान हो जाता है तो किसान भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके दूसरे इकाई जो हैं जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, उसके लाभ से इसकी क्षतिपूर्ति को की जा सकती है। तो इस प्रकार जो है ना जो है समेकित या समन्वित कृषि प्रणाली जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका सबसे बड़ा है कि इस कृषि प्रणाली में जो है ना
एक घटक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उनके अवशेष जो है उसमें फ़ायदा करते हैं। अगर कोई किसान भाई जो है फसल उत्पादन कर रहा है तो फसल उत्पादन में जैसे धान लगा रहा है, गेहूं लगा रहा है, चना लगा रहा है, मक्का लगा रहा है, तो इसके से अनाज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके जो अवशेष हैं जैसे धान के अवशेष, जैसे पुआल है, गेहूं का अवशेष जो है, भूसा है, चना का अवशेष जो है, ये सारा जो है पशुपालन के लिए जो है चारा के रूप में प्रयोग होता है। तो चारा के पशुपालन में जो चारा में जो लागत आएगा उसमें कमी आ जाएगा, जिससे किसान को फ़ायदा होगा। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर किसान पशुपालन कर रहा है तो पशुपालन से जो है एक तो दूध मिलेगा ही मिलेगा, तो डेयरी फार्म कर सकता है, दूध को बेच के पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके जो अवशेष हैं जैसे गाय का जो गोबर है या गौमूत्र है, तो गोबर से जो है किसान भाई जो है क्या है केचुआ खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और इस कंपोस्ट में और केचुआ खाद बनाने में जो गोबर जो होगा वो जो आपको गाय से मिल जाएगा, तो वो जो है केचुआ खाद का इकाई उत्पादन तैयार करने के लिए जो है आपको लागत की कमी हो जाएगा और उसमें कम लागत हो जाएगा और उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। और उसी केचुआ खाद से जो है, और ये केचुआ खाद जो है अगर आप बनाते हैं तो फसल के जो अवशेष जो हैं उसको भी जो है उसमें समन्वित करते हैं, और यही केचुआ खाद को जो है आप जो है अपने खेत में जो है आप प्रयोग कर सकते हैं और सब्जी के उत्पादन को ले सकते हैं। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं ये समन्वित कृषि प्रणाली। अगर आप मछली पालन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर आप तालाब बनाते हैं तो तालाब में अगर आप मछली पालन करते हैं तो ये गाय का गोबर को अगर उसमें डालते हैं तो वो गोबर जो है जलीय पदार्थ को पौधों को बढ़ाता है। ये जो है मछली के लिए पोषण का काम करता है, उसका जो है पोषण मिल जाता है, उसका जो भोजन मिल जाता है और पानी को शुद्ध करता है। उसी के साथ अगर जो है आप जो है बत्तख पालन अगर करते हैं तो ये बत्तख जो है जब पानी में जाती है तो पानी का जो है जलीय जीव है, लार्वा है, उसको खाती है और जो है बीट जो करती है उससे जो है मछली को जो है भोजन मिल जाता है। बिल्कुल। तो एक चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि समन्वित कृषि प्रणाली में फ़ायदा तो बहुत है जैसा कि आपने भी बताया, लेकिन इसको करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है? किसान भाइयों, अगर आप समन्वित कृषि प्रणाली में काम करना चाहते हैं, अगर एक मॉडल बनाना चाहते हैं, जैसे आप कोई किसान जो है 1 एकड़ में समन्वित कृषि प्रणाली करना चाहता है तो 60% भूभाग में जो है वो फसल उत्पादन करे, फल उत्पादन करे, सब्जी उत्पादन करे, 20% भूभाग में जो है वो जो है पशुपालन करे, उसमें जो है बकरी पालन भी कर सकते हैं, और 20% भूभाग में जो है वो तालाब बनाएं और उस तालाब में जो है आप मछली पालन भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, बतख पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, और बाकी में जो है आप जो है वर्मी कंपोस्ट का यूनिट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप जो है ये जो है मशरूम जो है, मशरूम के उत्पादन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको जो धान जो है वो धान का जो पुआल है उस पे जो है आप मशरूम उगा सकते हैं और उसके अवशेष को फिर से जो है वर्मी कंपोस्ट बना के जो है फसलों में दे सकते हैं। तो इस तरह जो है आप जो है समन्वित कृषि प्रणाली से जो है, ये तो हो गई कि जो भी हमारे किसान भाई हैं वो अगर बड़े भूभाग है तो उसको किस तरह से विभाजित करके अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, ये एक ऐसा कृषि प्रणाली है कि इसमें छोटे किसान ही सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इसके बाद बहुत छोटा है उसमें जो है आप तालाब होना ज़रूरी है, तो तालाब में जो है आप मछली पालन भी कर ले, बतख पालन भी कर ले, मुर्गी पालन भी कर ले, इस तरह जो है कर सकता है किसान भाई। अच्छा, और इसके लिए क्या कोई बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता होगी? नहीं, इसके लिए जो शुरुआत प्रारंभिक अवस्था में जो है जिस प्रणाली को शुरुआत में जो है पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये प्रणाली डेवलप कर जाता है, स्थापित हो जाता है, तो धीरे धीरे लागत में कमी आता है। काहे कि एक घटक से ही दूसरे के लागत में कमी आता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि गाय का गोबर से जो है आपको जो है उधर जो है आप ये केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि केचुआ खाद वगैरह तैयार करेंगे हमारे किसान भाई, तो उसके लिए तो कोई प्रशिक्षण वगैरह की आवश्यकता होना चाहिए?
हाँ किसान भाई, अगर केचुआ खाद के लिए जो आपको जो है गोबर खाद जो है, जो खाद जो है गाय का गोबर, कच्चा गोबर है, उसका प्रयोग करना है। और जो है फसल के अवशेष है उसको सड़ा के उसमें प्रयोग करना है। और ये केचुआ जो आपको मिलता है उसको डाल के, और ये 60 से 70 दिन में जो है केचुआ स्वतः तैयार हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है केचुआ खाद जो बना रहे हैं उसका जो है वर्मी वाष्प जो होता है, उसका पानी से जो भिंगा के जो आर्द्रता बनाए रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं, तो वर्मी वाष्प का भी जो है किसान भाई जैविक जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बताओ आज करी दुई जानकारी कैसन रहे, बेस रहे नहीं? अरे भाई हम इसने बेस जानकारी तो हम गवर्नमेंट लाइन के देवीला, अरे हो कहिला कि इस जानकारी को रोटीन है भाई तो हमरे के जरूर देऊ, काले कि उस जानकारी के फिर हम और 200 ठिन तक पहुँचावी ला है नहीं। और जब जानकारी देना है तो पता तो लिखे पड़ी, पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या 834001। तो आज इजाज़त देव मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त देव, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।